गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुर देव। तो आज हम देखने वाले हैं क्वांटम थ्योरी। आज हम देखेंगे क्वांटम थ्योरी। देखिए, क्वांटम थ्योरी क्या बताती है। जो आपके एटम्स होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन सी प्लेस पे रखे हुए हैं, ये आपका क्वांटम थ्योरी के अंदर बताया जाता है। देखिए, मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब आपको उसका लोकेशन कैसे पता लगेगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपको क्वांटम थ्योरी के अंदर बताया जाएगा। इसके लिए आपको 4 चीजों को देखना पड़ेगा। पहला आपको देखना पड़ेगा ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? देखिए, ये आपका न्यूक्लियस होता है बीच में, जो कि कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? ऑर्बिट बने रहते हैं, कक्षाएं बनी रहती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट 4 होते हैं, के, एल, एम, एन। ये किसने बताया था? ये नील्स बोरबरी ने बताया था कि कक्षाओं के नाम के, एल, एम, एन होते हैं, यानी कि ऑर्बिट्स के नाम ये होते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या होती है कि इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बोरबरी यानी कि नील्स बोरबरी ने 1913 में एक मॉडल दिया था, जिसको उन्होंने बताया था कि अगर हम कक्षा के नंबर को, एन यानी कि नंबर को स्क्वायर करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता लग जाएगी। जैसे कि अगर हमें निकालना है कि जो आपका एटम है उसका जो के कक्षा है, के मतलब कि पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखिए 2n स्क्वायर, n की वैल्यू के में रखेंगे। के पहली कक्षा होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 2, तो यानी कि पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहली कक्षा में आपके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर दूसरी कक्षा में 2 इंटू, अब n की जगह क्या आ जाएगा? 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यानी कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। ठीक है। अब तीसरी कक्षा में 2 इंटू 3, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यानी कि दूसरी कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अब n, ये 4th कक्षा होती है आपकी, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 32। आपकी चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 32। तो ये बताया था नील्स बोरबरी ने 1913 में। ठीक है। अब हर कक्षा यानी कि हर ऑर्बिट के पास अपना एक सब ऑर्बिट होता है, यानी कि उपकक्षा। हर ऑर्बिट के पास अपना एक सब ऑर्बिट यानी कि उपकक्षा होता है। ठीक है। अब देखिए, ऑर्बिट में कौन कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका फॉर्मूला था 2n स्क्वायर। लेकिन सब ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट के पास भी एक और ऑर्बिट होता है जिसे हम बोलते हैं उपकक्षा यानी कि सब ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है +4। मतलब कि आपकी जो भी कक्षा है उसके स्टार्टिंग नंबर से 4 प्लस कर दो। देखिए, उपकक्षा कौन कौन सी होती है? S, P, D, F। ऑर्बिट, जो आपके ऑर्बिट रहते हैं उन्हें कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर्स से। लेकिन जो आपके सब ऑर्बिट होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर्स से दर्शाते हैं। SPDF 4 उपकक्षाएं होती है, हर कक्षा के पास अपनी एक उपकक्षा होती है। अब देखिए, S के अंदर होते हैं 2। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें इसमें 4 क्या करने हैं? प्लस करने हैं। 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि P के अंदर, जो P सब ऑर्बिट होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो ये थे आपके सब ऑर्बिट्स। अब आपको देखते हैं ऑर्बिटल।
क्या देखना है? ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। क्या देखना है? ऑर्बिटल। अब देखिए ऑर्बिटल क्या बताता है कि जो आपकी सब कक्षा है, सब ऑर्बिट्स है जो आपके, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है और वो किस तरह से स्पिन कर रहा है, यह आपका इस ऑर्बिटल में पता लगता है। देखिए इसके अंदर हम बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स। आपको जिस उपकक्षा, ऑर्बिटल किसका बनता है? सब ऑर्बिट्स का बनता है ऑर्बिटल। अब आपको जिस सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल निकालना है, आपको उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या से आधे बॉक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एस सब ऑर्बिट का मुझे ऑर्बिटल निकालना है, तो देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यानी कि इसके लिए बॉक्स कितने बनेंगे? 1। यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी सब ऑर्बिट में, उसका आधा किस में जाता है? ऑर्बिटल में। तो इसके लिए एक बॉक्स बनेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें रखने पड़ेंगे। अब आपको एक का मुंह तो ऊपर रखना पड़ेगा। कैसे? एक का मुंह तो ऊपर और एक का मुंह नीचे। एक का एरो ऊपर, एक का एरो नीचे। इसका क्या मतलब है कि जो आपका एटम है, आपका एक इलेक्ट्रॉन, उसका एस सब ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चक्कर लगा रहा है सीधा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा चक्कर लगा रहा है। इसका यह मतलब होता है, ये डायरेक्शन बताते हैं। एक आपको सीधा बनाना है, एक आपको उल्टा। अगर हम बात करें पी सब ऑर्बिट की, तो पी में 6 होते हैं, तो हमें 6 का आधा 3। तो यानी कि पी सब ऑर्बिट के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 ऑर्बिटल बनते हैं। अब देखिए एक का एरो ऊपर, एक का एरो नीचे, एक का एरो ऊपर, एक का एरो नीचे, एक का एरो ऊपर, एक का एरो नीचे। तो ये था आपका पी ऑर्बिट। ऐसे ही सभी सब ऑर्बिट्स के ऑर्बिटल बनते हैं। देखिए अब हमें देखना है अफाबाउ का नियम, अफाबाउ लॉ। अफाबाउ क्या होता है? देखिए जर्मन भाषा में अफाबाउ का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। जर्मनी में अरेंजमेंट को अफाबाउ कहते हैं। तो इसलिए ये जो नियम है जो मैं बताऊंगा उसे हम बोलते हैं अफाबाउ का नियम, यानी कि अफाबाउस लॉ, अरेंजमेंट थ्योरी, अरेंजमेंट लॉ। देखिए इसमें आपको बताया जाता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हम किस तरह से लिखे, उन्हें हम किस तरह से रखे ऑर्बिट्स में कि वो एकदम परफेक्टली अरेंज में रहे, एकदम परफेक्टली अरेंज रहे। इसके लिए एक नियम निकाला गया। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? ये आपका सब ऑर्बिट्स के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? सब ऑर्बिट, एस पी डी एफ के लिए। अब देखिए एस, वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। आपको पहले ऐसे एस ऑर्बिट के लिए क्या बनाने हैं? एक लाइन बनानी है। फिर आपका आएगा पी ऑर्बिट, तो वो आपको 2 से शुरू करना है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। अब अगला आएगा डी, तो आपको 3 से चालू करना है। 3d, 4d, 5d, 6d। फिर आपको 4 चालू करना है। 4f, 5f, 6f। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इन लेयर्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखिए इन एरोज का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने एक एलिमेंट ले लिया, जैसे कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, 40। अब ये 20 जो होता है ना एटॉमिक नंबर, ये बता रहा होता है कि कैल्शियम का जो एटम है उसके अंदर 20 प्रोटॉन्स होते हैं। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 20। अब प्रोटॉन की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम के अंदर होते हैं।
तो अब इलेक्ट्रॉन्स को जब यहाँ पे लिखेंगे तो हमें उन्हें अरेंज करना होगा इस नियम के तहत। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अफबाऊ का नियम। देखिए पहला आएगा 1s, पहले आएगा 1s, 1s। फिर देखिए दूसरा एरो कैसा आ रहा है, आपको डायगोनल एरो बनाने हैं। क्या बनाना है? डायगोनल एरो, सीधे नहीं बनाने, डायगोनल बनाने। फिर आएगा 2s, 2s। फिर आएगा 2p। देखिए अब तो यहाँ खाली था, अब देखिए 2p से ही आ गया, तो 2p और फिर 3s। आपके पास डायगोनल चलना है, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s। तो यहाँ पे आएगा 2p, 3s, ठीक है। फिर 3p, 4s। अब आपके पास चलते नहीं रहना, पहले आपको देखना है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए। देखिए s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। अभी हमने लिखा था ना +4 वाला फॉर्मूला, s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। ये भी हमने निकाला था +4 वाले फॉर्मूले से। तो देखिए s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी पावर पे आपको 2 लिख देना है। अब 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस पर आ गए, कितने बचे? 18, 18। अब 18 में से ये भी s है, इसके पास भी 2 चाहिए, बच गए 16। अब इन 16 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन p पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये आ गए इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, बच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला है s। आपको नंबर से भी कोई मतलब नहीं है, अभी आपको बस ऑर्बिट देखना है, सब ऑर्बिट्स। s में कितने आएंगे? 2, बचे कितने हैं? 10। तो 2 इसमें आएंगे, 8 बच गए। अब देखिए 3s तक हम आ चुके थे, अब आएगा 3p, 4s। अब अगला आएगा 3p और 4s। p के अंदर आते हैं 6, हमारे पास बचे थे 8, तो 6 इसमें आ गए, बच गए 2। अब आखिरी में हमारा आया है s, हमारे पास कितने बचे हैं? 2, और s को भी कितने चाहिए होते हैं? 2। तो देखिए हमारे 20 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और कोई भी सब ऑर्बिट खाली नहीं बचा। सभी ऑर्बिट्स के पास अपनी अपनी सब ऑर्बिट्स के पास अपनी अपनी सफिशिएंसी के तहत इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो चुके हैं, तो हमें और प्लेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको प्लेट लगानी है, फिर उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। इसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट थ्योरी, यानी कि अफबाऊ का नियम। तो देखिए सारे इलेक्ट्रॉन 20 के 20 इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली क्या हो गए? अरेंज हो गए। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका लास्ट का इलेक्ट्रॉन प्लेट होता है उसके अंदर अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जो आपका एलिमेंट वो होगा वो कैसा होगा? अनस्टेबल। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम 11 की, सोडियम 11 की बात करें अगर हम, तो देखिए पहला आएगा 1s, 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है? s। तो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। कितने बचे? हमारे पास बच गए हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन p के पास जाएंगे, क्योंकि p को चाहिए होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। बच गया 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, और अब हमें कितने चाहिए? s है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और बचा कितना है? 1। तो इसके ऊपर 1 लिखना है। अब हमारे पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब कि जो आपका सोडियम है ये रिएक्शन करेगा किसी के साथ ताकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले सके। तो इसे हम बोलेंगे रिएक्टिव एलिमेंट। कैल्शियम के पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके थे, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये रिएक्शन करेगा ताकि अपने उस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर सके। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिएक्शन करेगा और कौन सा एलिमेंट रिएक्शन नहीं करेगा। देखिए अब हमें देखना है हुंड का नियम। क्या देखना है? हुंड का नियम, हुंड्स लॉ। देखिए एक साइंटिस्ट थे हुंड, उन्होंने बताया था कि जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं? इसमें ऐसे, है ना, एरोस के रूप में।
तो आपको क्या करना है, एक साथ नहीं भरने, मतलब इस तरह से नहीं भरने, पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे। इन्होंने कहा कि पहले लाइन से चलो, पहले ऊपर वाले भर दो, फिर उसके बाद साइकिल को पीछे करो और अब नीचे वाले भरो। इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन से भरना चाहिए, ये था कुंड का नियम कि ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखें। तो इन्होंने कहा कि जो आपके बॉक्स होते हैं उसमें आपको पहले एरो को ऊपर रखना है, फिर नीचे रखना है। मान लीजिए अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आप उसे वहीं छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप उसे वहीं खाली छोड़ दीजिए, वो ब्लैंक है। लेकिन अगर आप ऐसे भरते हैं, पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो जब आप क्वांटम थ्योरी करोगे ना और उसमें जब गिनोगे नंबर्स को तो उसमें ऐसे गिनते हैं 1 2 3, फिर नीचे वाले करेंगे 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, ब्लैंक है। और अगर आप ऐसे करोगे तो गलत होगा। देखिए 1 2 3 4 5, इसके मुताबिक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 5 है, लेकिन हुंड के नियम के हिसाब से 1 2 3 ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको हुंड के नियम के हिसाब से पहले ऊपर वाले भरने होते हैं, फिर नीचे वाले भरने होते हैं। तो देखिए ये था हमारा क्वांटम थ्योरी। अब इस क्वांटम थ्योरी का एक हिस्सा होता है क्वांटम नंबर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वांटम नंबर। लेकिन क्वांटम नंबर को बनाने से पहले हमें ये सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताई है ये हमें पता होना चाहिए, वरना हम क्वांटम नंबर नहीं बना सकते। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। क्वांटम नंबर के ऊपर एक नया वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम नंबर कैसे बनाए जाते हैं।